आज हम लोग फोकस करेंगे किस पर, इनकम इन इक्वालिटी के ऊपर, है ना। हमने जो चैप्टर का शुरुआत हुआ था तो हमने दो चीजों के बारे में वहां पर बोला था कि डिस्कस करेंगे, एक तो पॉवर्टी के ऊपर और एक होगा इनकम इन इक्वालिटी के ऊपर। अब इसी में ना बहुत सारे ग्राफ भी आएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे एक एक कर कर। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनकम इन इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनकम इन इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, जो आय का जो अंतर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटी, है कि नहीं। जैसे इक्वालिटी बहुत तरीके का हो सकता है, इनइक्वालिटी बहुत तरीके का हो सकता है ना। इनइक्वालिटी बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे अगर बोला जाए सेवरल टाइप की इनइक्वालिटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी। अगर सामाजिक इनइक्वालिटी बोला जाए तो क्या होगा, कास्ट बेस हो सकता है और रिलीजन बेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोशली, सोशली और क्या हो सकता है, जेंडर वाइज हो सकता है, और क्या हो सकता है कि किस एरिया वाइज भी हो सकता है, ठीक है। स्टेट वाइज भी हो सकता है कि यहाँ स्टेट वाइज जो है वहाँ सोशल इनइक्वालिटी ज्यादा है और उस स्टेट में सोशल इनइक्वालिटी कम है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी शब्द का इस्तेमाल असमानता के लिए किया जा रहा है, वो तो आपको पता ही है। दूसरा जो है इनकम इनइक्वालिटीज होता है, बहुत सारे इनइक्वालिटीज होते हैं, दो जनरली होते हैं, सोशल और इनकम। उसमें आज हम लोग फोकस करेंगे इनकम के ऊपर। जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो हम लोग एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं, थोड़ा सा रोजगार वाले चैप्टर में, क्योंकि रोजगार से ही एक सामाजिक जो है इनइक्वालिटीज वो जनरेट होता है, उसको हम लोग वहां पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द गैप इन इनकम, ठीक है, बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज रेफर टू एज अ इनकम इनइक्वालिटी। सिंपल सा है। तो अगर कभी भी कोई भी आंसर राइटिंग आगे चलकर आए तो आज से ही कोई भी एग्जाम, अगर कोई भी मेंस का तैयारी करोगे, अगर मान लो यूपीएससी लिखने का मन कर गया कभी भी, या पीसीएस में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मेंस लिखने गए, तो ये सब सारे वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, लॉरेंज कर्व, ठीक है, गिन्नी कोफिशिएंट या गिन्नी कोफिशिएंट। तो ये सब सारे वर्ड जो है वो अपने आप में ही आपके आंसर राइटिंग को और भार देंगे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, द गैप इन इनकम बिटवीन द रिच एंड पुअर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा सोचो, इन अदर वर्ड अगर देखा जाए, इट इंडिकेट द डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एसेट। क्या बोला गया, इनकम को एज ए एसेट जो, या इकोनॉमी का जो भी एसेट है, इनकम नहीं, इकोनॉमी का जो एसेट है, जो संपत्ति है, मतलब संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। अगर हिंदी में देखा जाए थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर देखने को मिलेगा यह आर्थिक परिसंपत्तियों, मतलब क्या, इकोनॉमिक एसेट, इकोनॉमिक जो एसेट है, एंड आई मतलब क्या, इनकम के वितरण में असमानता को दर्शाती है, आई असमानता। तो ये अपने आप में कि कौन से एसेट का भाई, अब हर एक एसेट का तो नहीं, इकोनॉमिक एसेट का, कि जो आर्थिक या फिर बोला जाए जो समाज में जिस तरीके से आर्थिक परिसंपत्ति का वितरण हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर मान लो 100 रुपया पैसा इकोनॉमी में, और अगर 90% पैसा, ठीक है, 1% लोगों के पास है मान लो, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, एक रिपोर्ट भी आया था बीच में, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि हमारे देश में किस तरीके से बिलियनर बढ़ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास और जो नीचे वाले लोग हैं। एक मैंने कल बहुत अच्छा एक कोट पढ़ा था भाई, क्या था वो, सुनो, हाँ सुनाता हूँ, मेरे मोबाइल में, मेरे को याद नहीं, बहुत अच्छा, बढ़िया, ठीक है, देखना समझना, मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, कि एक इसी से याद आ गया मेरे को इनइक्वालिटीज के ऊपर, कि समाज में बदलाव ना आने के तीन कारण, तीन कारण है समाज में क्यों नहीं बदलाव आ रहा है, या फिर असमानता क्यों ज्यादा है, समानता क्यों नहीं है। गरीब में हिम्मत नहीं है, ये तो हाँ सुना है ना, गरीब में हिम्मत नहीं है, मध्य वर्ग जो है उसको फुर्सत नहीं है, वो भाग दौड़ में लगा हुआ कि मेरे को अमीर बनना है, ठीक है, और तीसरा, अमीर को जरूरत नहीं है। तो ये तीन चीज जो है, हाँ, अमीर को क्या जरूरत है कि भाई असमानता कम हो या ज्यादा हो, और उसकी वजह से हमारे देश में जो रिच है वो और रिच बन रहा है। तो उसको वो बड़ा सा कोट कर रहा है, वहां पर भी आएगा आगे आगे वाले स्लाइड में, बिलियनर राज। बिलियनर राज का मतलब जो उद्योगपति है या फिर जो बड़े बड़े बिलियनर है, उनका जो राज है वो शुरुआत हुआ है हमारे देश में। तो उसको कम भी कैसे किया जाएगा उसको भी हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आय की असमानता। अब देखो थोड़ा सा इसके कारण क्या क्या है, कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। अगर कोई बोले कि कारण क्या है भाई आय असमानता का, तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसेट इन अ प्राइवेट। लेकिन ये भी अगर देखो तो 1991 के बाद हुआ है,
उसके पहले तो सबसे ज्यादा जो एसेट था वो सरकार के पास था, है ना। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ, क्या हुआ भाई, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तभी तो ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण होने के बाद एक तरीके से अगर बोला जाए तो हमारे देश में जो है वो चीजें प्राइवेट के हाथ में जाना शुरू हुआ, है कि नहीं। उसके पहले सरकार के पास, इसका मतलब क्या है कि सरकार सही तरीके से मैनेज नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब अभी भी क्या है कि सरकार अभी भी सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर रही। दोनों में अंतर समझ पे आ रहा है कि पहले सरकार के पास संपत्ति था तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही थी, ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। अब जब वो संपत्ति प्राइवेट सेक्टर के पास गया तो प्राइवेट सेक्टर को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रही है, सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो पहला कारण है कि जो बहुत ज्यादा संपत्ति जो है वो आपको प्राइवेट, जैसे हमारे देश में देखो अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, यही सब है चार पांच जिनके पास, या फिर 10 15 या 20 लोग हैं हमारी कंट्री में जिनके पास सबसे ज्यादा एसेट, इकोनॉमिक जो एसेट है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब उनके पास ही है एसेट। उसके अलावा और दूसरे जितने भी आपस में घूम रहे हैं इनके पास जो है वही है, और उसके आगे जो बढ़ रहा है बढ़ रहा है। क्लियर। अब सोचो कि अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स का नाम सुने, अपोलो टायर्स का टाइप है बीसीसीआई के साथ। सोचो, बीसीसीआई समझते, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जो हमारे देश में जो क्रिकेट करवाती है। अब उससे जो जर्सी में अभी अपोलो टायर का लोगो लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा मैच वगैरह अगर देखते होंगे तो उसने जो है लगभग कितना 260 करोड़ के आसपास, 257 करोड़ है, करोड़ जो है, या 400, सॉरी 460 करोड़ या 457 करोड़ जो है समझौता हुआ सिर्फ जर्सी को लेकर, मतलब एडवर्टाइजमेंट को लेकर। तो सोचो प्राइवेट सेक्टर क्यों, यहाँ ओएनजीसी भी तो कर सकता था। सोचो भेल सेल वो भी तो कर सकता था, रेलवे का भी टैगलाइन तो लग सकता था, इंडियन एयरलाइंस जो एयर इंडिया था भारत का वो भी तो हो सकता था। सरकारी कंपनी क्यों, क्योंकि उतना प्रॉफिटेबल होती ही नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा सरकारी कंपनी वेलफेयर के कल्याणकारी काम के लिए काम करती है। उसके अलावा सोचे 14 करोड़ रुपए हर मैच का फीस देती है अपोलो टायर्स बीसीसीआई को, मतलब एक मैच अगर मेंस क्रिकेट या वुमेन्स क्रिकेट, मेंस क्रिकेट खास करके अगर खेलेगी तो 14 करोड़ रुपया वो बीसीसीआई को देगा। तो सोचो अपने आप में कितना बड़ा मार्केट है क्रिकेट का, ठीक है। तो यहाँ पर समझने को क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का जो पावर है या दबदबा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। सोचो एमआरएफ टायर है वो नहीं लगा पा रहे हैं अपने लोगों, जबकि एमआरएफ जो है अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका एक शेयर तो 12 13 हजार रुपए का है। एक शेयर, समझ रहे हो, एक शेयर का भाव, और यहाँ शेयर जोमेटो का तो 100 200 रुपए में खेल रहा है अभी, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विस, ये दूसरा, अर्बन बायस इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्या बोला गया, अर्बन का बायसनेस देखने को मिलेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, मतलब लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं इन कम्पेयर टू, इसलिए देखो सरकार पीपीपी पर फोकस कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इनकम इनक्वालिटीज का। तीसरा जो है हाई इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विस, इन्फ्लेशन का असर ज्यादातर पड़ेगा किस पर, गरीब पर या फिर मध्यम वर्ग। सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो मध्यम वर्ग पर पड़ता है, कंट्री भी चलती है मध्यम वर्ग के हिसाब से। गरीब है, गरीब टैक्स नहीं दे रहा, उनको सब्सिडी मिल रहा है, मध्यम वर्ग के पास ज्यादा टैक्स वो पे कर रहा है भाई, सिंपल से बात है। और अमीर जो है उस पर ये भी बोला जा रहा है कि उन पर सुपर टैक्स लगाना चाहिए, कि जो 1% लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उन पर सुपर टैक्स लगाना चाहिए। सुपर टैक्स का मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, ताकि जो उनका इनकम है वो हम लोग लेकर और सारे लोगों में, क्योंकि वो आखिरकार कमा भी रहे हैं तो हमारे रिसोर्सेज से तो कमा रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि वो जाके कहीं दूसरे कंट्री से जाके कमा के ला रहे हैं, यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे ही लोग वहां पर काम नहीं करेंगे तो वो एक तरीके से कमा नहीं पाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। तीसरा देखो, मोर फोकस ऑन द कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव पर ज्यादा फोकस कर रहा है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि भाई मशीन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और लेबर को थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है, लेबर इसलिए दरकिनार हो रहा है क्यों, क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है, जो एक तरीके से एक होता है कि वो मशीन को सीख रहा है और भी सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना सीख रहा है। तो कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ प्रोडक्शन है। लैक ऑफ स्किल अपग्रेडेशन ऑफ द मास पॉपुलेशन, जब आपके देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक तरीके से स्किल की कमी हो जाती है, अगर आप सही तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी का निर्माण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं।
तो उसके वजह से क्या होगा, जो कौशल होगा या फिर कुशलता होगा वो एक तरीके से धीरे धीरे कम होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैक ऑफ इफिशिएंट हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस इन मेनी ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। रूरल एरियाज में आज भी देखो कोई हॉस्पिटल जो होगा वो नजदीक बहुत कम होगा, ठीक है। अगर हॉस्पिटल जाना भी होगा तो उसको 5 6 7 8 किलोमीटर जाना पड़ता है बाजार में, तब वहाँ हॉस्पिटल वो भी ठीक ठाक ही मिलेगा, वैसा भी नहीं बहुत अच्छा। तो मतलब क्या, इन सब सारी चीजों को भी हमें फोकस करके चलना चाहिए, ताकि इंपॉर्टेंट दो चीज खास कर एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन। अगर मान लो कि गांव का आदमी शहर में क्यों आता है, सोचो, मैं शहर में क्यों आया हूँ, क्योंकि गांव में वो उस तरीके का फैसिलिटी नहीं है, ना उस तरीके का इनकम जनरेशन। हम मैंने सोचा, या कोई भी बंदा जो आता है यहाँ पर सोचता है कि भाई मेरा काबिलियत गाँव में बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता है, शहर में जाएंगे तो मेरा काबिलियत बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा। इसलिए वहां पर कोई 1 घंटे पढ़ा रहा है तो उसको 500 रुपया मिल रहा है, यहाँ पढ़ा रहा है 1 घंटे तो उसको 1000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में फर्क देख पा रहे हो। तो जिसके वजह से जो है वो हमें क्या करना है, रूरल एरियाज में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी दे देना है, ताकि एक तरीके से वहां पर चीजें जो है और भी सही तरीके से चले। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन की कमी है आज भी जो गांव के लोग हैं वो एक तरीके से देखो एटीएम कार्ड या यूपीआई वगैरह उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे अभी चल रहा है चलन, लेकिन अभी भी पुराने लोग हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि जितना पैसा मेरे पास कैश है वो बढ़िया, ठीक है, वो कैश में ही खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं हमारे देश में जो कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं भाई, 1 करोड़ रुपया हर महीने कमा रहे हैं, 2 करोड़, लेकिन वो उस तरीके का इनकम दिखाई नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कर ही नहीं रहे। थोड़ा बहुत पैसा कहाँ पर, बैंक में जमा कर रहे हैं, बाकी सारा कैश में खेल रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो रहा है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा तो कभी भी एक देश की आर्थिक गतिविधि उस तेजी से नहीं बढ़ पाएगी जिस तेजी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि सारा आर्थिक गतिविधि कहाँ से थ्रू जाता है भाई, हमारे फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि अगर जिस इंसान के पास या जिस तबके के पास बैंकिंग की पहुंच नहीं है उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो हम लोग उसको फाइनेंशियल इंक्लूड कर लिए, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड कर लिए, मतलब जो जिसके पास खाता नहीं है। तो देखो सबसे पहले अगर आपने सुना होगा जनधन योजना, तो जनधन योजना एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को कराने के लिए, कि वित्तीय समावेशन कराया जाए। मतलब जो लोग वित्तीय संस्थानों से नहीं जुड़े हैं उनको वित्तीय संस्थानों से जोड़ना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। मतलब फाइनेंस में इंक्लूड करना, मतलब बैंकों में या फाइनेंस में, जहां पर वो अपने पैसे को बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करें, ना कि ज्यादा कैश में, ठीक है। तो ये चीज है, ये सब कुछ प्रमुख कारण है जो कि आपको इनकम इनइक्वालिटी के देखने को मिलेंगे। हिंदी में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखो, देश में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तो है भाई लोग ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो एक तरीके से पैसा जमा करते हैं भाई कहाँ पर, बैंकों में कई हिस्सों में जो वित्तीय समावेशन का अभाव देखने को मिलता है, जो कि अभी भी बहुत बड़ा एक कारण बना हुआ है। और इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को कम करने के लिए भी बोला जाता है ना कि ब्रांच जो है कितने दूरी में खोलना है, क्या कितना नहीं खोलना है, वो जब एक्सपैंड होता है ना किसी भी ब्रांच का, मतलब किसी भी बैंक का ब्रांच का, तो वो उसी हिसाब से चलता है। कि ऐसा नहीं है कि अगर 5 ब्रांच इस साल अगर एचडीएफसी खोला तो वो सिर्फ शहर में खोलेगा ना, आरबीआई का परमिशन है कि आप गांव में भी, सेमी एरियाज में भी, टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी में, ताकि एक तरीके से सब जगह बैंकिंग फैसिलिटी हो पाए, ठीक है। तो ये बात है। देश में कई ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल जो स्वास्थ्य है और शिक्षा का जो सेवा उसका अभाव देखने को मिलता है। जनसंख्या के कौशल जो उन्नयन का अभाव देखने को मिल रहा है, अपग्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद पूंजी प्रधान उत्पादन विधि, पूंजी प्रधान जो उत्पादन जो एक विधि है उसके अनुसार जो है चलने की कोशिश की जा रही है भाई। वस्तु और सेवा में उच्च मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। उसके बाद निजी निवेश में शहरी जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है इनकम इनइक्वालिटी का। निजी क्षेत्र में परिसंपत्ति का केंद्रीकरण बोल सकते हैं, कि सेंट्रलाइजेशन जो चीजें चल रही है। क्लियर? अब आ जाओ भाई मेथड टू मेजर द इनकम इनइक्वालिटीज। कौन कौन से मेथड होते हैं? जैसे गरीबी को मापने के लिए हमने देखा हेड काउंट रेशियो है, पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स है ना, रेशियो वाला हमने देखा था, 3 देखा था, फिर स्क्वायर्ड वाला भी देखा था, स्क्वायर में जो कोई पर्टिकुलर एरिया का निकालते हैं। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इनकम इनइक्वालिटीज को, आय असमानता को भी मापने के लिए कुछ विधि होते हैं। 3 विधि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे।
सबसे पहला है गिनी कोफिशिएंट और गिनी इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, गिनी सूचकांक बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर समझो, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इज यूज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज ऑफ द नेशनल इनकम। कि रिलेटिव पॉवर्टी की, पॉवर्टी का रिलेशन किसके साथ है, कि पॉपुलेशन के साथ है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट के साथ है, उनके साथ ही हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं किसको, इनकम के इनइक्वालिटीज को। जैसे इनकम को हम लोग जोड़ सकते हैं पॉपुलेशन के साथ, कि भाई 5 लोग हैं, मान लो कि यहाँ पर हमने बोला ऐसे करके कि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 10 लोग जो हैं वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और 90 लोग जो हैं वो 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। मतलब असमानता क्या है, पॉपुलेशन और इनकम वाइज ज्यादा है। तो यहाँ पर आय असमानता हम लोग बता सकते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से अगर बोला जाए तो भाई यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोगों में जो 10 लोगों को रोजगार प्रॉपर तरीके से है और जो 90 लोग हैं उनको सही तरीके से रोजगार प्राप्त नहीं है। मतलब ये रोजगार के हिसाब से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि रोजगार के हिसाब से जिनको रोजगार प्राप्त है वो हम लोग मान के चलेंगे भाई कि वहां पर इनकम जो है वो ज्यादा कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जिनके पास बेरोजगारी है, जहाँ बेरोजगारी ज्यादा है जिस क्षेत्र में, वहां पर जो इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग तरीके से तो हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं कि अलग अलग चीजों से रिलेट करती है और उसके हिसाब से हम लोग आय की असमानता निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर? सबसे पहला जो आएगा, इट मेजर थ्रू, जो इनइक्वालिटी मेजर किया जाता है जनरली वो गिनी कोफिशिएंट से मेजर किया जाता है इन मैथमेटिकल टर्म। अगर गणितीय विधि से देखा जाए तो वहां पर गिनी कोफिशिएंट, और अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए, अगर ग्राफ के हिसाब से अगर हम लोग आय असमानता को मापने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या होता है, लॉरेंज वक्र। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है लेकिन एक ही डायग्राम के तहत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या बोला गया, गिनी कोफिशिएंट एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है, गणितीय टर्म है, जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या समझते हैं, इनकम इनइक्वालिटीज को। और इनकम इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल जो टर्म है उसको हम लोग किससे समझते हैं, लॉरेंज वक्र। तो ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो ये समाज ये मतलब याद रखना है। सबसे पहले इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, इटालियन स्टैटिस्टियन से, ठीक है, एंड अ सोशियोलॉजिस्ट, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, कोरोडो गिनी, इन 1912, उन्हीं के नाम पर गिनी कोफिशिएंट नाम रखा गया, ठीक है। बाद में एक लॉरेंज आया और लॉरेंज ने एक वक्र के थ्रू, मतलब उसी मैथमेटिकल चीजों को ग्राफ के फॉर्म में डिनोट किया, तो वो लॉरेंज वक्र बन गया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें जो कि समझ के चलना है। ये क्या करता है भाई, मेजर क्या करता है, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज ऑफ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द डायगोनल एंड द लॉरेंज कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द हाफ ऑफ द स्क्वायर। अभी बताएंगे इसको, ठीक है, इसको हम लोग अभी समझेंगे कि क्या एक तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझो। ये अभी ये वाला डायग्राम देखो, पहले ये डायग्राम हम लोग देख लें। देखो यहाँ ये डायग्राम देखो क्या होता है भाई, ये डायग्राम याद रखना है आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला भाई, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द पीपल फॉर अ लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द इनकम अर्न, कितना इनकम अर्न किया गया और कितना एक तरीके से शेयर है किसका, पीपल्स का, मतलब यहाँ पॉपुलेशन हो गया और इधर क्या हो गया, इनकम अर्न बाय द पीपल। अब यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए ये वाला लाइन पूरा सीधा गया 45 डिग्री वाला, ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, आय की पूर्ण समानता है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ऐसे करके देखो इसको, थोड़ा सा हमने ऐसे बोला, ऐसे करके ग्राफ बनाया, ऐसे करके समझो। यहाँ मान लो कि 500 रुपया 500 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आय की असमानता पूरी है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमने यहां बोला ऐसे करके, यहां बोला भाई 400 है और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मान लो कि 300 में, इसका मतलब यहां पर क्या है। अब ऐसे भी और ज्यादा समझ में आएगा, जैसे मान लो इनकम बढ़ा 500, तो 500 के बाद ये कम हुआ कि नहीं, आ देखो इधर आया है, कम हुआ है कि नहीं हुआ है, देख रहे हो कि नहीं। हमने बोला कि 500, तो 500 जो ये वाला वक्र बन रहा है वो क्या है, लॉरेंज वक्र का है, ये लॉरेंज वक्र, और ये वाला वक्र क्या है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। अगर किसी देश का ये वाला कर्व बन रहा है तो मतलब परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनकम इनइक्वालिटीज का, मतलब जितने लोग कमा रहे हैं उसमें सारे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कि होना बहुत नामुमकिन है। लेकिन ये लॉरेंज वक्र एक्चुअल बताता है, अगर मान लो और ये पूरा जो गैप है वो गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, गिनी कोफिशिएंट। अब सोचो ये वाला गैप यहां पर होता
तो असमानता ज्यादा है। अगर ये वाला गैप यहाँ होता, ये वाला, तो मतलब इन दोनों के बीच में गैप कम है, मतलब असमानता कम है। इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा, असमानता ज्यादा है। आई बात समझ में? सिंपल सा, ज्यादा यहाँ पर पेचीदा मत बनाओ इसको। सिंपल सा ये समझना है कि ये हमारा लॉरेंज वक्र है, और लॉरेंज वक्र और जो परफेक्ट इक्वालिटी मतलब पूर्ण रूप से समानता, ये कौन सा लाइन है भाई? समानता का, पूर्ण समानता, इसको बोलेंगे परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, ठीक है, पूर्ण समानता। क्लियर? अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। लेकिन जैसे जैसे ये ग्राफ नीचे चलता चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये लॉरेंज वक्र हो गया। और लॉरेंज वक्र और इन दोनों के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, ये वाला, ये पॉपुलेशन है, वो इनकम है। क्या वेल्थ लिखाया था? हाँ, तो वेल्थ अपन पॉपुलेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ना ना, यहाँ पर वेल्थ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है? वेल्थ है, और इधर पॉपुलेशन कर दो। ठीक है, मतलब नहीं है, नहीं कैसे होगा बताओ? यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया ना, कि मान लो यहाँ की 100 पॉपुलेशन कितना कमा रहा है। यहाँ पर मान लो वेल्थ जो है वो 500 रुपया का है। ठीक है, अब हमने बोला कि अब 90 लोग का मतलब 90 पॉपुलेशन में 600, असमानता बढ़ नहीं गई? वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरली आप इधर ही रखना, क्यूमुलेटिव शेयर लिखना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, वैसे आमतौर भाषा में हम लोग वैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर समझो क्या है, मैंने एक बात बोला, यहाँ पर एक चीज समझो, द वैल्यू ऑफ जो गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट वो वैरी किससे करते हैं? 0 से 1। अगर वैल्यू 0 आ रहा है किसी भी देश का, क्या आ रहा है? वैल्यू अगर क्या आ रहा है? तो 0 आ रहा है, तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परफेक्ट इक्वालिटी को, मतलब पूर्ण समानता को। ठीक है, अगर किसी देश का गिनी कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो क्या हो गया? पूर्ण समानता की तरफ जो है वो चल रहा है वो। अगर 1 आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये परफेक्ट इनइक्वालिटीज है। ठीक है, क्या बोलेंगे? परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब पूर्ण रूप से असमानता है, मतलब बिल्कुल भी समानता नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं हो रहा है पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, जैसे दे रखा है क्या भाई, कि अगर मान लो कि इंक्रीज इन द वैल्यू, मान लो कि पहले 0.29 था किसी भी देश का, इंडिया का मान लो, इंडिया का जो इनकम इनइक्वालिटीज था पॉपुलेशन और इनकम के बीच में या वेल्थ के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे 0.29। ठीक है, अब 0.29 का मतलब क्या हो गया? अब 0.29 से अगर मान लो कि 0.36 बढ़ गया, मतलब एक के तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? असमानता बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही है। लेकिन अगर यही 0.11 हो जाता, मतलब ये समानता बढ़ी है ना? समानता बढ़ी है, या फिर बोलो असमानता घटी है। ठीक है, असमानता घटी है। समझ में आई बात? क्लियर? इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पर समझो बात को, क्या बोला गया? गिनी कोफिशिएंट बोला गया, 0.1, ये मैथमेटिकल टर्म है ना, तो गिनी कोफिशिएंट को कभी भी डिनोट करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर देखा, द हाईएस्ट इज द गिनी कोफिशिएंट, द मोर इज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द कंट्री, एंड हायर द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। जितना ज्यादा किसी देश का गिनी कोफिशिएंट है, उस देश में ज्यादा असमानता देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे देश में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा हिंदी में, इसको हिंदी में देखो क्या बोला। गिनी गुणांक जो है, गिनी गुणांक का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। शून्य का मतलब है पूर्ण समानता, और 1 का मतलब है पूर्ण असमानता। इसे सरल भाषा में समझने के लिए मान लीजिए कि मूल्य जो है 0.29 है, अब क्या हो गया? मूल्य 0.36 हो गया, तो मतलब वृद्धि अधिक आय असमानता को दर्शाता है। बट क्लियर? अगर कम होगा तो एक तरीके से असमानता घट रही है। क्लियर? गिनी गुणांक जितना अधिक होगा किसी भी देश में, अमीर और गरीब के बीच अंतर ज्यादा होगा। गिनी कोफिशिएंट जितना कम होगा, अमीर और गरीब के बीच में गैप उतना कम होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात हमें समझ के चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जैसे हिंदी वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे सबसे कम से लेकर सबसे अधिक आय वर्ग के लोगों का संचयी हिस्सा, उसके बाद अर्जित आय, कितना अर्जित किया गया आय, कितना लोगों ने अर्जित करा, कितने पॉपुलेशन ने अर्जित करा। ठीक है, तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं।
ये वाला लॉरेंज वक्र होता है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो हम लोग क्या बोलेंगे, बस गिनी कोफिशिएंट। ये पूछ लेगा कभी कभी कि पूर्ण समानता और लॉरेंज वक्र के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं। तो याद रखना है, समझे। और जो वो वक्र जो आई की असमानता को दर्शाने की कोशिश करती है वो कौन है, लॉरेंज कर्व। क्लियर। तो ये दोनों आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, तो ये समझ के चलना। अब देखो लॉरेंज कर्व थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। लॉरेंज कर्व क्या है, इट इज अ कर्व दैट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ द इनकम अर्न एंड द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु अर्न दैट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम। दोनों में दिखता है। गिनी कोफिशिएंट देख रहे हो, अलग चीजें चल रही है वहां पर, मतलब मैथमेटिकल चीजें से। यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर, वहां पर 0.04 वैसे चल रहा था। यहाँ पर क्या है, ये रिलेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न, कि मान लो कि 5% इनकम कमाया गया, ऐसे समझो, ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ इनकम हु अर्न दैट पर्टिकुलर। अब 5% इनकम कमाया गया, लेकिन ये इनकम 2% लोगों के द्वारा कमाया गया, तो असमानता ज्यादा है। अगर मान लो 5% पैसा कमाया गया और 5% लोगों ने ही कमाया, तो क्या होगा, समझ रहे हो। जैसे हमने एक एग्जांपल लो, 100 लोग हैं, 100 रुपया, 100 पीपल हैं और 100 रुपया। तो मान लो 100 रुपया कमाया गया, ठीक है। लेकिन ये 100 रुपया 100 लोगों के द्वारा नहीं कमाया गया, इसमें से 2 लोगों के द्वारा 80 रुपया कमाया गया है, और बाकी जो 98 लोग हैं उनके द्वारा 20 रुपया कमाया गया। तो देख सकते हो इनके बीच में गैप, देख सकते हो कि कितना परसेंट लोग कमा रहे हैं। दोनों चीज देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड है, परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न, कितना परसेंटेज इनकम कमाया गया, और परसेंटेज ऑफ पीपल हु अर्न दैट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम, और वो परसेंटेज ऑफ इनकम जो वो प्रतिशत है जो कमाया गया, वो कितने लोगों ने कमाया, कितना कमाया गया, कितने लोगों ने कमाया। उन दोनों के बीच के अंतर को ही हम लोग लॉरेंज वक्र के थ्रू मापने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, गिनी कोफिशिएंट का। इन अदर वर्ड, गिनी कोफिशिएंट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली थ्रू द लॉरेंज वक्र। अगर कोई बोले कि क्या गिनी कोफिशिएंट को अगर हम लोग वक्र के थ्रू अगर हम लोग डिनोट करने की कोशिश करेंगे तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, लॉरेंज वक्र के थ्रू, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, बस वो मैथमेटिकल टर्म में और इसको ग्राफिकल टर्म, ठीक है। क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन शेयर परसेंटेज प्रेजेंटेड इन एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव इनकम शेयर इन द वाई एक्सिस, जो कि हमने अभी बताया कि एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हुबर इंडेक्स पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक लिख लीजिए।